कभी किसी से इतना प्यार किया है कि जब वो छूटा तो आप खुद भी खो गए? ये कहानी उसी प्यार की है जो राजमहल से शुरू होती है और एक नदी में डूब जाती है, जहां एक चांदी की मछली सिर्फ उसे दिखती है जिसका दिल टूटा हो पर अब भी सच्चा हो। अगर आप भी किसी से टूटकर प्यार कर चुके हैं तो ये कहानी शायद आपकी ही है। तो अपनी कहानी को अंत तक जरूर देखें। क्या पता इस कहानी में आपके ही प्यार के बारे में बताया गया हो। तो सतर्क रहे, सावधान रहें और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था नीलकुंड। इस गांव के पास एक गहरा और रहस्यमय तालाब था जिसे लोग चांदी का ताल कहते थे। कहा जाता था कि इस तालाब में एक चांदी की मछली रहती है जो रात के समय चांदनी में चमकती थी। गांव में एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम आरव था। उसने बचपन से ही चांदी की मछली की कहानियां सुनी थीं और वह उसे देखने का सपना देखता था। एक पूर्णिमा की रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, आरव ने तय किया कि वह चांदी की मछली को देखने जाएगा। वह चुपचाप तालाब के किनारे पहुंचा और चांदनी में चमकते पानी को निहारने लगा। अचानक पानी की सतह पर एक हलचल हुई और एक चमकदार मछली उभरी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आरव की आंखें चौंधिया गईं। मछली ने मानो आरव को देखा और फिर पानी के अंदर गायब हो गई। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से चांदी की मछली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह मछली एक जादुई रत्न की रक्षक है जो तालाब की गहराई में छिपा है। कहा जाता है कि जो उस रत्न को प्राप्त करता है उसे असीम ज्ञान और शक्ति मिलती है। आरव ने तय किया कि वह उस रत्न को खोजेगा। उसने एक नाव तैयार की और तालाब के बीचों बीच गया। जैसे ही वह तालाब के केंद्र में पहुंचा, पानी में एक भंवर बनने लगा और उसकी नाव उसमें खींचने लगी। भंवर के अंदर आरव एक जादुई संसार में पहुंचा जहां सब कुछ चांदी से बना था। वहां पेड़, फूल और यहां तक कि पक्षी भी चांदी के थे। वहां उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिला जिसने बताया कि चांदी की मछली इस संसार की रक्षक है और वह केवल सच्चे दिल वाले को ही रत्न देती है। आरव ने अपने इरादों की सच्चाई साबित की और मछुआरे ने उसे एक परीक्षा दी। उसे अपने स्वार्थ और लालच को त्यागना होगा। आरव ने परीक्षा पास की और चांदी की मछली उसके सामने प्रकट हुई। उसने आरव को रत्न सौंपा और कहा, इस रत्न का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। आरव ने वादा किया और जैसे ही उसने रत्न को छुआ, वह वापस अपने गांव में आ गया। लेकिन अब वह पहले से अधिक समझदार और परिपक्व था। चांदी की मछली से रत्न प्राप्त करने के बाद यश, जिसे पहले आरव कहा जाता था, गांव लौट आया। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था। उसके पास वह ज्ञान था जिसे समझना सभी के बस की बात नहीं थी। लेकिन यश ने अपनी शक्तियों का कभी घमंड नहीं किया। वह शांत, समझदार और सभी की मदद करने वाला बन गया। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी तारा लापता हो गई है। कहा जा रहा था कि वह एक रहस्यमय जादूगर द्वारा अगवा कर ली गई है जो सपनों की गुफा में रहता है। एक ऐसी जगह जहां हर किसी की सबसे गहरी इच्छाएं और डर जीवित हो उठते हैं। यश को लगा कि यह सामान्य मामला नहीं है। चांदी की मछली ने उसे एक बार चेतावनी दी थी कि जादुई रत्न की शक्ति कुछ ऐसे लोगों को भी आकर्षित करेगी जो उसे बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजा ने जब यश की बहादुरी और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना तो उसने उसे महल बुलाया। महल भव्य था पर दुख और चिंता से भरा। राजा ने कहा, यदि तुम मेरी बेटी तारा को खोज लाओ तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहो। यश मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं यह काम किसी इनाम के लिए नहीं कर रहा। मैं तारा को इसलिए बचाऊंगा क्योंकि यह सही है। यश ने एक रहस्यमय नक्शे के जरिए सपनों की गुफा का रास्ता ढूंढा। रास्ता आसान नहीं था। कांटों से भरे जंगल, बोलते हुए पत्थर और भ्रम पैदा करने वाली नदियां पार करनी पड़ीं। अंत में वह गुफा तक पहुंचा। वहां उसे एक नींद में डूबी हुई राजकुमारी तारा मिली जिसे जादूगर ने भय के जादू से बांध रखा था। जादूगर प्रकट हुआ और बोला, अगर तारा को जगाना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद खोनी होगी। यश ने बिना देर किए हां कर दी। उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, तारा को बचाना। जैसे ही वह बलिदान देने को तैयार हुआ, जादूगर हंस पड़ा। तुम पास हो गए, उसने कहा। यह परीक्षा थी। असली जादू बलिदान में है, लालच में नहीं।
राजकुमारी तारा की आंखें खुलीं और उसने पहली बार यश को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य दोनों थे। तुम कौन हो? उसने पूछा। यश ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहा। राजकुमारी तारा को बचाने के बाद यश महल लौट आया। पूरे राज्य में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन तारा के मन में यश के लिए कुछ अलग ही भावना जाग चुकी थी। वह भावना जो सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, वो थी सम्मान, स्नेह और आकर्षण। राजकुमारी तारा अक्सर यश से मिलने बहाने ढूंढने लगी। कभी कहती, मुझे लड़ाई की कला सीखनी है, तो कभी चांदी की मछली की कहानी सुनाओ ना। यश पहले तो थोड़ा झिझका। वो जानता था कि वो एक साधारण युवक है और तारा एक राजकुमारी। लेकिन जब वो तारा की सादगी, बुद्धिमानी और हिम्मत को देखता तो उसका दिल भी धड़कने लगता। एक दिन महल के बगीचे में बैठे हुए तारा ने पूछा, यश, तुमने उस दिन मेरी सबसे प्यारी याद खोने को हाँ क्यों कहा था, बिना सोचे? यश ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी किसी भी याद से ज्यादा कीमती थी। तारा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नई याद बनना चाहती हूं तो? यश ने उसकी आंखों में देखा और शायद पहली बार राजकुमारी तारा नहीं, सिर्फ तारा को देखा। एक लड़की जिसने उसका दिल छू लिया था। लेकिन तभी अचानक महल में खबर फैली। एक कालीन में लिपटी हुई चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था, तुमने रत्न को गलत हाथों से बचा लिया, लेकिन अगली बार हम सिर्फ चेतावनी नहीं देंगे। रत्न की शक्ति को पाने के लिए कोई अब भी पीछा कर रहा था। अब यश और तारा को मिलकर उस खतरे का सामना करना था। तारा और यश के बीच अब सिर्फ बातें नहीं, भावनाएं बहने लगी थीं। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति मिलती थी, पर कोई शब्दों में नहीं कह रहा था, मानो दोनों किसी अनजाने डर से बंधे हों। कुछ दिनों से तारा को एक अजीब सपना आने लगा। हर रात वो खुद को एक सुनसान झील के किनारे देखती, जहां एक परछाई कहती, जिससे तुम प्रेम करती हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बनेगा। हर बार तारा डर कर उठ जाती। यश से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाए। चुपचाप तारा ने महल के पुराने पुस्तकालय में ढूंढना शुरू किया, शायद सपनों का मतलब पता चल जाए। वहीं उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जिसके पास चांदी की मछली का रत्न है वह अपने अतीत को बदल सकता है, लेकिन उसके लिए वर्तमान की सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। तारा कांप उठी। क्या यश ने मेरे लिए सच में कुछ खोया है? और अगर कभी उसे अतीत में वापस जाने का मौका मिला तो क्या वह मुझे चुन पाएगा? और उधर यश अब खुद को बेचैन महसूस करने लगा था। तारा की नजरों में कुछ छुपा हुआ था। वो वही बात नहीं कर रही थी जो उसके दिल में थी। एक रात जब तारा फिर से उसी सपने से जागी, यश उसके कमरे में आया। अब और नहीं तारा, मुझे बताओ क्या बात है। तारा की आंखें नम थीं। अगर तुमको एक दिन तय करना पड़े कि या तो मुझे बचाओ या पूरी दुनिया को, तो तुम क्या करोगे? यश ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, फिर दुनिया को जीत लूंगा। तारा मुस्कुराई, पर उसके अंदर डर और बढ़ गया। कहीं यश का यही प्रेम किसी भविष्य के बड़े विनाश की चाबी तो नहीं? एक हल्की बरसात की शाम महल के बगीचे में हरियाली नाच रही थी। तारा और यश एक लंबे समय बाद अकेले बैठे थे। न राज्य की चिंता, न रत्न की ताकत, बस एक शांत क्षण जो दोनों के बीच सांस ले रहा था। तारा ने एक बूंद अपनी हथेली में पकड़ते हुए कहा, कभी कभी लगता है ये बारिश भी हमारे जैसे होती है, ऊपर से हल्की मगर भीतर बहुत कुछ समेटे हुए। यश मुस्कुराया, और मैं सोचता हूं तुम भी बारिश जैसी हो, ठंडी लगती हो पर छूते ही अंदर तक भीग जाता है दिल। तारा उसकी तरफ देखने लगी, नजरों में कोई सवाल नहीं, बस एक मौन सा उत्तर। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त ने रुकने की जिद पकड़ ली हो। तारा ने धीरे से पूछा, यश, क्या तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो सब कुछ सही लगता है, फिर भी दिल में एक डर सा क्यों बैठा है? यश ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि असली प्यार डराता है। वो कुछ छीनने नहीं आता, कुछ बदलने आता है। और फिर चुपचाप बिना शोर किए यश ने तारा का हाथ अपने दिल पर रख दिया। यहां सिर्फ तुम्हारा नाम धड़कता है और कोई नहीं,
वो पहली बाहों की ओट तारा की आंखों में नमी थी। यश ने उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा और कहा, अगर ये आंसू मेरे कारण हैं तो मुझे खुद से नफरत होगी, लेकिन अगर ये मेरे लिए हैं तो मैं उन्हें अपनी अमानत मानूंगा। धीरे धीरे तारा यश की ओर झुकी और यश ने पहली बार अपनी बाहों में तारा को समेट लिया। वो आलिंगन कोई फिल्मी क्षण नहीं था, वो एक सौगंध थी कि चाहे कुछ भी हो हम साथ हैं और रहेंगे। मगर जैसे ही दोनों की सांसें एक हुईं, दूर से एक काली छाया सब देख रही थी और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। प्रेम जितना गहरा होता है उसका मूल्य भी उतना ही भयावह होता है। अब प्रेम की गहराई खुल चुकी है, पर साथ ही अंधेरा और करीब आ रहा है। अगले भाग में क्या तारा और यश को किसी पुराने पाप का फल भुगतना पड़ेगा? रात गहरा चुकी थी। महल के ऊपर एक काली घटा छाई हुई थी। तारा और यश को आलिंगन किए हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि अचानक महल की दीवारें कांप उठीं, जैसे किसी ने जादू से समय की चाबी घुमा दी हो। वो चित्र जो बदल गया। तारा अगली सुबह महल के मंदिर में गई, जहां पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी थीं, पर एक चित्र जो हमेशा उनके दादा की छवि दिखाता था अब बदल चुका था। उसमें एक राजकुमारी और एक युवक दिख रहे थे। युवक हूबहू यश जैसा था और राजकुमारी तारा की छवि से मेल खाती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस चित्र में नीचे एक शिलालेख खुदा था। जब पुनर्जन्म में प्रेम फिर से जागेगा तब पुरानी आत्माएं फिर एकत्र होंगी, पर यदि रत्न फिर छुआ गया तो इस बार सिर्फ प्रेम नहीं, पूरी धरती जल उठेगी। तारा कांप गई। उसने दौड़कर यश को सब बताया। यश ने भी अब महसूस किया, जब उसने पहली बार तारा को देखा था, एक अजीब सी जान पहचान महसूस हुई थी। क्या ये सिर्फ आकर्षण था या वो दोनों सच में किसी पिछले जन्म के प्रेमी हैं? यश को याद आया, चांदी की मछली ने एक बार कहा था, रत्न केवल एक बार शक्ति देता है, दूसरी बार वो समय का संतुलन तोड़ता है। और अब महल के बाहर अचानक बिजली कड़की और एक परछाई प्रकट हुई, एक जादूगरनी जिसकी आंखें जलती थीं। उसने कहा, तुम दोनों ने फिर वही गलती दोहराई है। पिछली बार प्रेम ने इस धरती को बचाया, पर इस बार यही प्रेम उसे समाप्त करेगा। और उसी क्षण तारा की आंखों में एक चमक उभरी, पर यह प्यार की नहीं बल्कि किसी और आत्मा के प्रभाव की थी। रात के सन्नाटे में यश अकेले बगीचे में बैठा था। चांदनी की ठंडी रोशनी में उसके चेहरे पर गर्म आंसू उतर रहे थे। कुछ घंटे पहले, यश, तुम्हें कुछ बताना है? तारा की आवाज कांप रही थी। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो, क्या राज है मेरी रानी का? तारा ने सिर झुका लिया। मैंने वो चित्र जो मंदिर में था, मैंने उसे जानबूझकर छुआ था। यश चौंका, क्या? लेकिन तारा, वो चित्र किसी जादुई मोहर से बंद था। वो पवित्र था, मुझे पता था। तारा बोली, मुझे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी थीं। मैं जानना चाहती थी कि हम कौन थे। क्या हमारे बीच सब सच्चा है या कोई श्राप? यश पीछे हट गया। तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? तारा ने कहा, क्योंकि मैं डर गई थी। कहीं तुम जान गए कि हम पिछले जन्म में एक दूसरे के अपराधी थे तो तुम मुझसे नफरत न करने लगो। यश तारा की तरफ बढ़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में प्यार की जगह संशय था। तारा, अगर प्रेम में ईमानदारी न हो तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। तारा की आंखें भर आईं। तो तुम क्या कह रहे हो? हम अब साथ नहीं हो सकते? यश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद हमें थोड़ा समय चाहिए, तुम्हारे लिए खुद से और मेरे लिए तुमसे। उस रात तारा और यश ने पहली बार एक ही महल में रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं की। तारा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पुराना चित्र पकड़े हुए। यश छत पर टहल रहा था और चांद से पूछ रहा था, क्या प्रेम ऐसा भी होता है जहां हम पास होकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? और तभी राजमहल की लाइब्रेरी में रखे एक पुराने ग्रंथ की खुद ब खुद पन्ने पलटने लगे। पृष्ठ पर लिखा था, जब सच्चा प्रेम अतीत की राख में खो जाए तो कोई तीसरा उसे अपनी चिंगारी से जला सकता है, और राख से उठेगा एक ऐसा सच जो न केवल प्रेम को तोड़ेगा बल्कि आत्मा तक को झकझोर देगा। अब प्रेम भरोसे के किनारे पर खड़ा है और छाया में कोई तीसरा अज्ञात चेहरा उनके बीच आने की तैयारी कर रहा है। महल के उत्तर द्वार पर एक अजनबी घोड़े से उतरा। लंबा कद, काले वस्त्र, तीखी आंखें और मुस्कान ऐसी
जैसे वो जानता हो कि इस दुनिया का हर रहस्य उसकी मुट्ठी में है। उसका नाम था विवान। राजमहल में उसने खुद को पुरातत्व विशेषज्ञ बताया, जो प्राचीन चित्रों और रत्नों की शक्ति पर शोध कर रहा है। राजा ने उसे स्वागत दिया, क्योंकि रोहन ने कहा, मैं जानता हूं कि चांदी की मछली का रत्न दरअसल एक सत्य बंधन है, और यदि समय रहते उसका रहस्य नहीं खोला गया तो पूरा राज्य किसी काल चक्र में फंस जाएगा। तारा जैसे ही विवान से मिली, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हल्के से छू लिया हो। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, मैं आपको देखकर चौंका नहीं हूं। मैंने आपको चित्रों में, पुस्तकों में और शायद अपने सपनों में भी देखा है। तारा सन्न रह गई। सपनों में? रोहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम मिल चुके हैं, एक बार नहीं, कई बार, हर जन्म में, और हर बार आपने मुझे छोड़ दिया। अब धीरे धीरे रोहन ने तारा से बातें करना शुरू किया, उसके पिछले जन्म के संकेत दिए, उसे यश पर और भी शक करने की वजहें बताईं। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर यश को रत्न वापस मिल जाए तो क्या वो तुम्हारे बिना ही अतीत बदलना चाहेगा? क्या वो प्रेम करेगा या पिछले पाप छुपाएगा? तारा के मन में फिर डर घर करने लगा। यश ने एक रात देखा, तारा रोहन के साथ महल की पुरानी सुरंगों की ओर जा रही है। उसने छुपकर सुना, रोहन कह रहा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो कि यश ने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ क्या किया था, तो इस दरवाजे को खोलो। और यश बस छाया में खड़ा टूटता रहा। अब कहानी आग की लपटों में है। विवान ने खुद को एक पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमय है। महल की प्राचीन पुस्तकों और चित्रों को देखकर विवान को चीजें छूने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस देखता है और जैसे अतीत में प्रवेश कर जाता है। एक रात जब तारा उससे पूछती है, तुम इतने रहस्यों को कैसे जानते हो? विवान बस मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैंने वो सब जिया है। हर जन्म में तुमसे प्रेम किया है, और हर जन्म में तुमने मुझे यश के लिए छोड़ दिया। इससे साफ हो जाता है, विवान सिर्फ कोई नया चेहरा नहीं, बल्कि एक पुराना अधूरा अध्याय है। शायद तारा का पहला प्रेम, जिसे किसी श्राप ने विलंबित जीवन में धकेल दिया। तारा को जो सबसे ज्यादा तोड़ता है वो है यश की खामोशी। जब वह रत्न और अतीत की बात चलती है तो यश अक्सर चुप हो जाता है या टाल देता है। पर एक रात विवान ने तारा को महल की सबसे पुरानी गुप्त सुरंग में बुलाया, जहां दीवार पर उकेरी एक मूर्ति दिखी। एक पुरुष तलवार लिए खड़ा था, उसके पैरों के पास एक महिला गिरती हुई दिख रही थी। विवान ने कहा, ये यश है और ये तुम हो। पिछले जन्म में तुम्हारा अंत यश के हाथों हुआ था, लेकिन इतिहास को मिटा दिया गया। तारा स्तब्ध रह गई। अब यश की खामोशी को वो गुनाह समझने लगी। वह सोचने लगी, क्या यश ने उससे अपनी आत्मग्लानि छुपाई, या क्या वो अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? विवान धीरे धीरे तारा के मन में दर्द का मरहम बन गया। जहां यश उसे अतीत से बचाने की कोशिश करता रहा, वहीं विवान उसे अतीत से मिलाने की। विवान कहता है, सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुम्हें खतरे से बचाए, सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हारे साथ खतरे में खड़ा रहे। तारा अब उलझन में है। एक ओर यश की चुप्पी, दूसरी ओर विवान की पारदर्शिता। और एक दिन तारा ने यश से साफ साफ पूछा, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? यश कुछ नहीं बोला, बस आंखें नीची कर लीं। और उसी पल तारा का भरोसा धीरे धीरे विवान की ओर झुकने लगा। एक शाम तारा महल की लाइब्रेरी में अकेली थी। तभी एक पुरानी किताब अचानक खुद ब खुद नीचे गिर गई। किताब खुली और अंदर एक पन्ना था जो किसी और ग्रंथ से फाड़ा गया लगता था। उस पर लिखा था, जिसने रत्न को पहली बार छुआ उसी ने राजा की मृत्यु सुनिश्चित की, और वही अपराधी इस जन्म में रक्षक बना खड़ा है। तारा का दिल कांप गया। रक्षक, रत्न, मृत्यु। उसने उस पन्ने को लेकर सीधे राजपुरोहित के पास पहुंची। राजपुरोहित कांपते स्वर में बोले, रानी जी, यह रहस्य था जो सिर्फ मुझे, राजा को और यश को पता था। पिछले जन्म में रत्न की रक्षा का भार यश पर था, पर उसी ने भले अनजाने में राजा की हत्या का कारण बना। तारा उस रात यश के कक्ष में पहुंची। वो देखती है, यश एक पुराने चित्र को देख रहा है जिसमें वो, तारा
और एक बूढ़ा राजा खड़े हैं। राजा की आंखें खून से लाल। तारा धीरे से बोली, तुमने मुझसे छुपाया कि मेरे पिता की मृत्यु तुम्हारे ही कारण हुई थी। यश सन्न रह गया। उसने सिर झुका लिया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर उन्होंने रत्न को छू लिया था, और रत्न किसी अपवित्र आत्मा के संपर्क में आते ही उल्टा असर करता है। मुझे श्राप मिला था कि मैं अगले जन्मों में तेरा प्रेम बनूंगा, लेकिन तुझे सच कभी न बता सकूंगा, वरना हम दोबारा कभी साथ नहीं हो पाएंगे। तारा की आंखों में आंसू भर आए। तुमने मुझसे वो सबसे बड़ा सच छुपाया जिससे मेरा अतीत जुड़ा था, मेरा खून, मेरा पिता। यश बोला, मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो। लेकिन अब तारा की नजरों में यश का चेहरा नहीं, विवान का सच बोलता चेहरा याद आ रहा था। अब तारा दौराहे पर है। यश जिसने प्रेम किया पर सच छुपाया, विवान जिसने सच बताया पर उसके इरादे अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हैं। और कहीं दूर रत्न अब फिर से कंपाने लगा है, जैसे ये टूटा हुआ प्रेम कोई नई विनाश लीला शुरू करने वाला हो। यश अब महल में सबसे अलग रहने लगा था। तारा से उसका हर सामना अब जैसे झर पीने जैसा हो गया था। एक दिन जब तारा उसकी ओर बढ़ी, यश ने आंखों में तीखी नफरत लिए कहा, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोई दूसरा जो तुम्हारे झूठे आत्मसम्मान को सच्चाई का नाम दे दे। और विवान ने वो काम बखूबी किया। तारा चुप नहीं रही। कम से कम उसने मुझसे सब कुछ छुपाया नहीं। और तुम्हारा ये घमंड, ये नकली पवित्रता बस एक कायरता थी। यश, वो जगह जहां कभी तारा और यश साथ बैठा करते थे, अब दोनों अलग अलग समय पर वहां जाकर रोते थे। महल की छत जहां यश ने पहली बार तारा को सुनहरी परियों जैसी कहा था, अब वहां तारा ने खुद से कहा, क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि एक सच सुनते ही टूट जाए? नीचे बगीचे में खड़ा यश बुदबुदाया, या फिर वो प्रेम ही झूठा था जो रत्न की तरह चमकदार दिखता था पर अंदर से खून से सना हुआ था। और वहीं दूसरी ओर विवान अब तारा को अपनी दुनिया में खींचने लगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा तारा। यश ने पहले भी तुम्हें मिटाया था और अब भी वो वही कर रहा है। मैं वो हूं जो हर जन्म में तुम्हें पाना चाहता था, चाहे तुम्हें मुझसे प्रेम हो या नहीं। तारा अब क्रोधित, टूटी और अकेली थी। वो अब विवान के साथ समय बिताने लगी, पर उसके मन में ये सवाल अब भी था, क्या मैं सच में विवान से जुड़ रही हूं या बस यश से नफरत के कारण उसके करीब जा रही हूं? अब दोनों के दिलों में प्रेम नहीं, केवल चोट और अविश्वास है। यश जो खुद को रक्षक समझता था, अब तारा को धोखेबाज मानने लगा है। तारा जो यश को अपनी आत्मा समझती थी, अब उसे एक अभिमानी अपराधी मानने लगी है। और रत्न जो इन दोनों की ऊर्जा से बंधा था, अब धीरे धीरे काला पड़ने लगा है। राजमहल की छत पर बैठी तारा पुराने चित्रों को देख रही थी। एक चित्र में यश और वो रत्न की रोशनी में मुस्कुराते हैं। अब वही चित्र धुंधला लगने लगा। यश, अगर तुमने सच पहले कह दिया होता तो शायद हम अभी भी साथ होते। उसने वो चित्र धीरे से मोड़ दिया और आंखों से आंसू टपकने लगे। वो सोचती रही, क्या मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी, या शायद खुद को भी नहीं। यश अब महल से दूर वृक्षों के बीच एक छोटी कुटिया में रहने लगा था। वो रोज अपने ही हाथों से बनी लकड़ी की मूर्ति को घूरता था। मूर्ति थी तारा की। मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन तुझ में अब भी बसा हूं तारा। काश मैं रत्न को छूने से पहले जान पाता कि इसका श्राप तुझसे बिछड़ना होगा। उसने मूर्ति को हाथ में लेकर कहा, नफरत में भी तेरा नाम है और वो भी मेरी सजा है। तारा और यश अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसी रात, उसी चांदनी में आंखें मूंदे बस एक ही बात सोचते हैं, क्या सच में हम एक दूसरे से नफरत करते हैं या बस खुद से नाराज हैं? महल के गलियारे में एक पुराना रागिनी गायक गा रहा था, तेरे बिना भी तू साथ है, बिछड़कर भी तू पास है। ये जो खामोशी है, यही तो कह रही है कि प्यार अब भी बाकी है। और तारा वहीं खड़ी थी। पीछे पलटी, पर यश वहां नहीं था। यश ने भी वही गीत दूर से सुना। वो मुस्कुराया और फिर आंखें नम हो गईं। अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर है। तारा और यश एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा अब भी एक दूसरे की ओर खींची जा रही है। और दूर विवान सब देख रहा है।
और शायद अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाला है। विवान अब तक तारा के लिए एक सच्चा पारदर्शी प्रेमी बनकर सामने आया था, लेकिन उसके कक्ष में एक छिपी तिजोरी खुलती है जिसमें कई यंत्र तंत्र और पुराने राजगुरुओं की हस्तलिपियां रखी हैं। वो बुदबुदाता है, अब समय आ गया है। चांदी की मछली तभी प्रकट होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे से नफरत करते हुए भी भीतर से टूटी होती हैं और उनके बीच का प्रेम सिर्फ एक जहरीला छाया बन चुका होता है। विवान ने तारा और यश के बीच हुए विवादों, आंसुओं और दर्द के हर पल को एक जादुई शीशी में संजोया है। हर चीख, हर टूटी उम्मीद अब एक अमृत जैसा झर बन चुका है। चांदी की मछली कोई साधारण रत्न नहीं, ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के संतुलन को मोड़ सकती है, और मैं इसे मोड़ूंगा। पुरानी शिलालेख कहती है, एक नदी है जो हर 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार चांदी की मछली को जन्म देती है। वो मछली किसी इंसान के लिए नहीं, सिर्फ उन आत्माओं के लिए प्रकट होती है जो प्रेम से जलकर राख हो चुकी हों। और इस बार वो नदी महल के नीचे छिपी हुई है। विवान जानता है, तारा और यश की टूटी आत्मा ही उस रहस्यमयी द्वार की चाबी है जिससे चांदी की मछली प्रकट होगी। अब विवान ने एक आखिरी चाल सोची है। वो तारा को एक झूठा खतरा दिखाएगा कि यश उसे मारना चाहता है। वो तारा से कहेगा, इस बार अगर तुम रत्न की शक्ति का उपयोग नहीं करती तो यश तुम्हें खत्म कर देगा, ठीक पिछले जन्म की तरह। और वो यश को भी भ्रम देगा, तारा अब पूरी तरह मेरी हो चुकी है और वो तुम्हें मिटाने पर उतारू है। जब ये दोनों अपने अपने भ्रमों में टूटेंगे तभी वो नदी का द्वार खुलेगा और चांदी की मछली सामने आएगी। एक अंधेरी रात महल के गुप्त तहखाने में विवान ने सारे रत्न, प्रतीक और मंत्र जमा किए। तारा और यश दोनों अब तक एक दूसरे से इतना दूर हो चुके थे कि उनका टूटापन विवान के तंत्र को शक्ति दे रहा था। उसने एक मंत्र पढ़ा, जहां टूटे दिलों की राख हो वहां चांदी की मछली जन्म लेती है। हे क्रूर ब्रह्म, प्रकट कर स्वर्ण छाया को। एक झिलमिलाहट हुई, पानी के ऊपर नीला प्रकाश उभरा पर कुछ गलत हुआ। जैसे ही मछली प्रकट होने लगी, वह रूप लेने से पहले ही कांपने लगी और पानी में भयानक गड़गड़ाहट हुई। फिर एक अनदेखा चेहरा जल के अंदर उभरा, किसी पुराने यक्ष का चेहरा। विवान, तू अधूरा है, तू सिर्फ टूटा प्रेम चाहता है, लेकिन तू खुद किसी से प्रेम नहीं करता, इसलिए ये द्वार तेरे लिए नहीं खुलेगा। विवान चीखा, पर मैंने सब किया, मैंने उन्हें तोड़ा, उन्हें नफरत में झोंका। यक्ष बोला, पर उन्होंने अभी भी एक दूसरे की आत्मा में घर किया हुआ है। उनके बीच सिर्फ नफरत नहीं, एक बचे हुए प्रेम की चिंगारी है, और वही इस द्वार को तेरे लिए बंद रखेगी। विवान उस रात चीखता रहा। उसने अपने तंत्र को तोड़ दिया। उसने कसम खाई, अब मैं सिर्फ उनका प्रेम नहीं तोड़ूंगा, मैं उन्हें एक दूसरे का शत्रु बना दूंगा। और तब चांदी की मछली खुद मेरे सामने घुटने टेकेगी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक पड़ाव की ओर बढ़ रही है। विवान अब धोखा, भ्रम और हत्या की योजना बनाने लगा है। तारा और यश अभी भी टूटी आत्माएं हैं, पर उनकी अंदरूनी जुड़ाव अभी भी जीवित है। और चांदी की मछली, वो अब जान गई है कि जिसने सबसे ज्यादा खोया है वही उसे पा सकता है। वृक्षों की उस कुटिया में जहां यश एकांत में रहता है, वो एक रात अपने पुराने वस्त्रों को समेट रहा था कि उसके हाथ एक पुराना तावीज लगा जो कभी तारा ने उसे पहनाया था। पर तावीज के अंदर एक कागज छिपा था जिस पर लिखा था, अगर कभी सब कुछ बदले लगे तो देखना, क्या सब सच में बदल रहा है या कोई बदल रहा है सब कुछ। तारा की लिखावट थी। यश को कुछ बातें अजीब लगने लगती हैं। वो पत्र जो तारा ने उसे अंतिम विदाई के रूप में भेजा था, अब उसे नकली लगता है। तारा उस तरह की भाषा कभी नहीं लिखती थी। वो आखिरी मुलाकात जब तारा ने कहा था, तुम अब मेरे लिए मर चुके हो, उसमें उसकी आंखों में दर्द तो था, पर नफरत नहीं। और अब विवान, जो अचानक तारा के जीवन में घुस आया और यश के हटते ही उसके सबसे करीब हो गया। यश ने अपने पुराने मित्र सेनापति अर्जुन से मुलाकात की। उसने बताया, विवान अक्सर रात को अकेले महल के नीचे वाले हिस्सों में जाता है जहां कभी प्राचीन तांत्रिकों का स्थान था, और वहां से नीली रोशनी निकलती देखी गई है। यश ने तुरंत सोचा, रत्न की ऊर्जा या चांदी की मछली। रात के अंधेरे में यश महल के गुप्त मार्गों से नीचे उतरा।
वहां उसने देखा एक जल कुंड के सामने विवान खड़ा था और तंत्र मंत्र दोहरा रहा था। वो चुपचाप छिपकर सुन रहा था। अब मैं तारा और यश के बीच का प्रेम जला दूंगा ताकि मछली मेरी हो सके। यश के पांव से एक पत्थर खिसका। विवान पलटा, पर यश तुरंत अंधेरे में छिप गया। यश अब जान गया है, तारा ने जो कहा वो उसका पूरा सच नहीं था। उनके टूटे रिश्ते के पीछे विवान की चालें हैं। और अब यश अकेला नहीं है। अब वो जान चुका है उसे क्या करना है। अब कहानी एक छुपे युद्ध की ओर बढ़ रही है। यश, जो अब विवान की सच्चाई जान चुका है, खामोशी से सबूत जमा करेगा। लेकिन विवान भी समझ चुका है कि कोई उसकी चालों की परछाइयों में छिपा है, महल के नीचे स्थित उस रहस्यमयी जगह पर जहां चांदी की मछली का प्रकट होना संभव है। विवान आज फिर आया था। इस बार उसके साथ थी एक काली वस्त्रों में ढकी मूर्ति, जिसमें उसने तारा और यश के संबंधों की सारी यादें भर रखी थीं। विवान बुदबुदाया, अब अगर आज रात मैंने ये चक्र पूरा कर लिया तो अगली अमावस्या पर चांदी की मछली सामने होगी और मैं शाश्वत बन जाऊंगा। वो अपने मंत्र पढ़ने ही वाला था। अचानक एक नकाबपोश योद्धा प्रकट होता है। एक काले वस्त्रों में लिपटा, चेहरा ढका हुआ योद्धा सामने आया। यश, पर विवान नहीं जानता कि ये वही है। ठहरो, जिस प्रेम को तुमने तोड़ा है उसका हिसाब कोई जरूर लेने आएगा। विवान पीछे पलटा। कौन हो तुम, कोई प्रहरी या तारा का कोई छिपा रक्षक? नकाबपोश बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की, पर वो अब भी सांस ले रहा है। विवान ने अपनी तंत्रिक शक्ति से आग की लपटें छोड़ी। नकाबपोश ने जल की रक्षा मुद्रा बनाई और उन्हें बुझा दिया। विवान, तुम साधारण नहीं हो, पर फिर भी अज्ञात। तुम मुझे रोक नहीं सकते। नकाबपोश, रोकना मेरा उद्देश्य नहीं, तुम्हें डराना है ताकि तुम समझो अब तुम्हारा पीछा हो रहा है। विवान ने झुंझलाकर उसकी ओर वार किया, पर नकाबपोश ने उसके कंधे पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह चिपका दिया, एक जल चक्र, जो अब उसे हर बार जल स्थान में महसूस होगा। जहां पानी होगा वहां तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें देख रहा है। विवान भागता है, घबराकर विवान चिल्लाता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जो कोई भी तारा और मेरी मछली के बीच आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। वो भाग जाता है और नकाबपोश चुपचाप अंधेरे में समा जाता है। कुटिया लौटकर नकाब हटाकर यश आईने में खुद को देखता है। अब पहली चाल मैंने चल दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब मुझे तारा को सच बताना होगा, पर ऐसे नहीं जैसे यश था, बल्कि जैसे कोई और आया हो और उसके दिल तक पहुंचा हो। अब कहानी तैयार है। विवान अब डर गया है, पर उसका क्रोध और भी हिंसक हो चुका है। यश जानता है कि अगला कदम तारा तक पहुंचना है, पर सीधे नहीं, क्योंकि उसके शब्दों पर अब तारा भरोसा नहीं करेगी। महल की सबसे ऊंची मीनार में तारा अब केवल रानी नहीं, बल्कि एक खामोश योद्धा है, जिसके भीतर अब भी वो सवाल जलते हैं जो यश के जाने के बाद कभी बुझ नहीं पाए। क्या सच में वो दोषी था, या मुझे किसी ने अपनी माया में बांध दिया? इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया अब तक। यश एक गुप्त साधु का रूप धरता है। यश अब एक भिक्षु साधु के वेश में महल के द्वार पर आता है। चेहरा दाढ़ी से ढका, आंखें गंभीर। उसकी आवाज बदली हुई, पर दिल वही। रक्षकों से कहता है, मैं एक तपस्वी हूं और रानी तारा की आत्मा में कुछ अशांति देख रहा हूं। मुझे उसे सिर्फ एक कथा सुनानी है, शायद वो उसमें खुद को पहचान जाए। रक्षकों को कुछ अजीब लगता है, पर वो उसे मंदिर वाले चबूतरे पर ले जाते हैं। तारा और अजनबी की मुलाकात। तारा आती है। सामने एक अजनबी बैठा है, उसकी पीठ सीधी, आंखें बंद। तारा, आप कौन हैं और क्यों मुझसे मिलना चाहा? अजनबी, यश, मैं वो हूं जो सिर्फ कथाएं सुनाता है, पर हर कथा में कुछ सच छिपा होता है। आप चाहें तो उसे कथा माने या अपनी जिंदगी की गूंज। यश तारा को एक कहानी सुनाता है। एक बार एक राजकुमारी थी जो प्रेम करती थी एक योद्धा से, पर फिर एक तीसरा आया जिसने झूठ के रंग इतने गहरे चढ़ा दिए कि प्रेम नफरत में बदल गया। उस योद्धा को दोषी ठहराया गया, पर वो अब भी छाया में उसकी रक्षा करता रहा। और उस तीसरे ने चांदी की शक्ति को पाने के लिए उन दोनों की आत्मा को तोड़ना चाहा। सवाल ये है, क्या वो राजकुमारी अब भी याद करती है उस योद्धा की आंखों में छुपा हुआ सच? तारा का मन हिलता है। तारा चुप है,
पर उसकी आंखें भर आई हैं। ये केवल कथा थी या मेरी आत्मा का आईना? वो मन में सोचती है। वो पूछती है, उस कथा में वो राजकुमारी क्या करती है? जब उसे लगे कि शायद वो भूल गई थी उस प्रेम का असली रूप, यश धीरे से वो अपनी आत्मा से सवाल करती है, और जब जवाब आए तो सबसे पहले अपने हृदय के द्वार फिर से खोलती है। अजनबी जाने से पहले एक छोटा नीला रत्न उसके हाथ में देता है, वही रत्न जो कभी यश ने उसे उपहार में दिया था। तारा कांप जाती है। ये तो। वो पीछे मुड़ती है, पर अजनबी अब जा चुका है। अब तारा के भीतर कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगा है। वो सोचती है, अगर वो अजनबी यश था तो शायद सब कुछ झूठ नहीं था, और अगर वो कोई और था तो उसने मेरी आत्मा का हर कोना कैसे जान लिया? न केवल चांदी की मछली के कारण, बल्कि उस बार अनदेखे बंधन के कारण जो दो दिलों को फिर से खींच लाता है। भले ही बीच में टूटी हुई यादें हों, झूठ हो, चालें हों, पर प्रेम अब भी जिंदा है। तारा उस रात अपने महल की छत पर खड़ी थी जब उसने नीचे नदी से आती हल्की नीली रोशनियां देखी। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो वही ऊर्जा थी जो चांदी की मछली की उपस्थिति का संकेत देती थी। उसका हृदय धड़क उठा। ये वही है जो कभी यश के साथ मैंने देखा था। शायद वो समय फिर आ रहा है। यश भी दूर से वही रोशनी देखता है। कुटिया में ध्यानरत यश की आंखें खुलती हैं। ये संकेत तारा ने भी जरूर महसूस किया होगा। क्या ये वही क्षण है जब हम फिर से एक ही चीज की ओर खींचते हैं? उस रात तारा को सपना आता है, एक विशाल जलाशय में एक चांदी की मछली मान तैर रही है, और उसके पीछे दो परछाइयां, एक यश की और एक उसकी खुद की। मछली बार बार दोनों की ओर घूमती है, मानो उन्हें मिलाना चाहती हो। तारा जागती है और मन में एक गहरा भाव पनपता है। शायद ये केवल रत्न या शक्ति की बात नहीं है, ये हमारा भाग्य है, और शायद यश ही वो धारा है जो मुझे वहां ले जाएगी। दोनों अपने अपने रास्तों से उसी स्थान की ओर चल पड़ते हैं। एक ही रात यश छाया की तरह चल रहा है और तारा अकेले घोड़े पर सवार निकल पड़ी है। उन्हें पता नहीं कि सामने कौन होगा, पर यह बात तय है, वहां चांदी की मछली होगी। पुनर्मिलन। पर अब शब्दों के बिना दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं, एक ही क्षण में, लेकिन अलग अलग दिशाओं से। तारा उतरी और सामने देखा, अजनबी नहीं, अब यश खुद सामने खड़ा है। उनकी आंखें मिलीं, कोई सफाई नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ वो कंपन जो चांदी की मछली के पास हर बार होता है जब दो दिल सच्चे हों। चांदी की मछली पहली बार आंशिक रूप में प्रकट होती है। जल का प्रकाश अब और गहरा हो गया है। चांदी की मछली आधी जल से बाहर निकलती है और उनकी ओर देखती है, मानो कह रही हो, अब अगर तुम दोनों फिर से एक हो गए तो मैं पूरी तरह प्रकट हो सकती हूं और तुम्हें वो दे सकती हूं जो किसी को नहीं मिला। तारा की आंखों में आंसू हैं। यश एक कदम आगे बढ़ता है। तारा धीरे से, अगर ये सपना है तो मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। यश, और अगर ये सच है तो अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, ना विवान ना झूठ। तारा और यश अब साथ हैं। दोनों नदी के उस तल तक पहुंच चुके हैं जहां चांदी की मछली की पूर्ण उपस्थिति संभव है। तारा का हाथ यश के हाथ में है। मूक प्रेम की आंच में वो दोनों एक दूसरे में सत्य खोज रहे हैं। विवान को जब दोनों के मिलन और मछली के प्रकट होने की खबर मिलती है तो उसका पागलपन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अगर अब भी मैंने चांदी की मछली नहीं पाई तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। उन्हें मारना होगा। मछली मेरी है, मेरी। वो सीधे उस जल स्थल की ओर दौड़ पड़ता है। निर्णायक क्षण। चांदी की मछली पूरी तरह प्रकट होती है। विवान के पहुंचने से ठीक पहले तारा और यश ने अपनी हथेलियां उस नीले जल में रख दी, और उनकी मिलन शक्ति से चांदी की मछली पहली बार पूरी तरह जल से बाहर आती है। वो विशाल है, उसकी आंखों में ब्रह्मांड की तरह गहराई। उसकी चांदी की परतें प्रकाश को तोड़कर वक्त को धीमा कर देती हैं। मछली बोली नहीं, पर उनके दिल में शब्द गूंजे, प्रेम ने मुझे जगा दिया है, अब मैं न्याय करूंगी। विवान का अंतिम पाप। विवान वहां पहुंचा और बेतहाशा चिल्लाता है, मुझे दे दो वो शक्ति, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। उसने तंत्र मुद्राएं बनाई और जल में काली लहरें छोड़ी। तारा और यश की ओर एक मौत की लहर भागी, लेकिन
मछली ने सिर्फ एक बार अपनी पूंछ को हिलाया और वो काली लहर सीधी घूमकर विवान पर ही पलट गई। विवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये मुझ पर क्यों? मछली की आंखें चमकीं और बिना किसी शोर के विवान जल में समा गया। न उसका शरीर बचा, न उसका नाम। एक नई सुबह सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है। यश ने तारा का हाथ थामा, अब बिना किसी भय के। तारा मुस्कुराकर, हमने मांगा कुछ नहीं था, सिर्फ एक दूसरे को थामा था, और शायद यही सब कुछ था। यश धीरे से, और शायद चांदी की मछली भी बस यही चाहती थी। तारा और यश अब एक छोटी झील के किनारे रहते हैं, जहां कभी चांदी की मछली थी। वहां अब मछली नहीं दिखती, पर नीली रोशनी अब भी हर पूर्णिमा की रात तैरती है। कहते हैं जो सच्चे प्रेमी वहां आते हैं, उनकी आत्माएं कभी बिछड़ती नहीं। तारा और यश की कहानी केवल प्रेम की नहीं थी, वो विश्वास, आत्मत्याग और सत्य की भी कहानी थी। और चांदी की मछली, वो अब एक प्रतीक बन गई है कि जब प्रेम सच्चा हो तो कोई तंत्र, कोई चाल और कोई विवान उसे मिटा नहीं सकता।